श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर आया हूं और वो है हीपर सल्फ। हीपर सल्फर भी बोल सकते हैं इसको। और मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण व आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करेंगे वो दवा मिनरल किंगडम से है और इस दवा का नाम हीपर सल्फ है। ये हीपर सल्फ दवा कैलकेरिया और सल्फ़र का मिक्सचर है और ये ऑयस्टर सेल के पाउडर से और प्योर सल्फ़र से इक्वल मात्रा में मिलाकर इसका ट्रिचुरेशन बनता है। इस तरह से हीपर सल्फ दवा बनाई जाती है। हीपर सल्फ दवा को जब प्रूव किया गया तो पाया गया कि हीपर सल्फ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है सेंसिटिव टू पेन, सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू कोल्ड। मटेरिया मेडिका में कोल्ड के प्रति सेंसिटिव बहुत सारी दवाइयाँ हैं विच आर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एटमॉस्फेयर, कोल्ड एयर, जैसे आर्सेनिक है, ट्यूबरकुलिनम है, कैलकेरिया कार्ब है, सोराइनम है। ये सारी दवाइयाँ इन्हीं के समकक्ष हीपर सल्फ भी है। मतलब ये सारी दवाइयाँ हैं, इनके समकक्ष हीपर सल्फ भी है। लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है। वो चाहता है कि जहाँ पर वो रह रहा है वो जगह पैक रहे, हवा ना आए। सूखी ठंडी हवा आई तो उसको तकलीफ़ होने लगती है। अगर वो किसी ऐसी जगह भी जा रहा है जहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, जैसे नैनीताल, कुल्लू, मनाली, ऐसी जगह पर जब वो जाता है जहाँ पर एक आम आदमी एक स्वेटर या एक जैकेट पहन लेगा, वहाँ पर ये व्यक्ति बहुत कवरिंग करता है अपने आप को। 2 स्वेटर पहनेगा, जैकेट पहनेगा और ऊपर से शॉल ओढ़ेगा, मफलर बांधेगा, टोपा भी पहन लेगा, सब कुछ पहनकर अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करके रखेगा, क्योंकि ये ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर जहाँ पर ये रुकता है वहाँ पर वो सुनिश्चित करता है, श्योर करता है कि उसका सारा रूम गर्म होना चाहिए। हीटर ले लेगा, खिड़की बंद कर लेता है कि कहीं से ठंडी हवा ना आ जाए, क्योंकि ये ठंडी हवा का झोंका इसको बीमार कर देता है, इसको तकलीफ़ देता है। इतना ज़्यादा ये पेशेंट सूखी ठंडी हवा के प्रति सेंसिटिव होता है। ड्राई कोल्ड विंड, मैंने ड्राई कोल्ड कहा, नॉट वेट, नम नहीं, ड्राई कोल्ड, नॉट वेट। अब दूसरी सेंसिटिविटी है इसकी पेन को लेकर के। एक तो ड्राई कोल्ड या एयर, और दूसरी पेन को लेकर, सेंसिटिव टू पेन। कोल्ड को हो गई, अब हम पेन को लेकर इसकी सेंसिटिविटी देखते हैं। तो दूसरी सेंसिटिविटी इसकी पेन को लेकर या टच को लेकर। अब समझिए कोई पेशेंट है या इंसान है, उसको कोई खरोंच लग गई, या कोई बॉडी पार्ट है जो इन्फ्लेम हो गया या पस बन गया वहाँ पर, या फोड़े हो गए, या थोड़ी सी रगड़ आ गई, कुछ भी किसी तरह की कंप्लेंट समझ लीजिए स्किन पर हो गई। अब वो आदमी जनरली हम क्या करते हैं कि कोई रगड़ आ गई तो थोड़ा हाथ से मल लिया और बस हो गया। थोड़ी कट लग गया तो उस पर कोई लोशन लगा दी और हो गया, बस फिनिश। लेकिन हीपर सल्फ को इसमें भयंकर दर्द होता है।
जो आम आदमी के लिए छोटा सा फोड़ा होगा, उसमें हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, वो हीपर सल्फ के लिए भयंकर पेनफुल होता है। और जब इसको पेन होता है तो ये शांत नहीं बैठता, बल्कि ये चिल्लाता है, चीखता है, इस तरीके का होता है। और इस जगह पर जहाँ उसे इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसे जब आप टच करेंगे तो वो छूने नहीं देगा। मान लीजिए आपके पास कोई हीपर सल्फ का बच्चा आया है, अब उसको आपको चेक करना है, तो इसको कट लगा है या कोई पार्ट इन्फ्लेम है, तो मैं ज़रा देखूं तो आपको छूने नहीं देगा। वो जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर आपको टच नहीं करने देता। ये सिम्टम हमें याद दिलाता है चाइना की। लेकिन चाइना में इस इन्फ्लेम्ड पार्ट को ज़ोर से दबाने पर आराम मिलता है। देखिए, अब चाइना में भी ये बात मिलती है, लेकिन दबाने पर, इन्फ्लेम्ड पार्ट को दबाने पर आराम मिलता है उसे। लेकिन ये हीपर सल्फ में चाहे दबाओ या टच करो, कुछ भी करें, इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसलिए पेन एंड टच एंड कोल्ड एयर के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इन्फ्लेम पार्ट है तो उसे टच करने से भी उसकी तकलीफ़ होगी, और ठंडी हवा से भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि टच करने जाओ तो ही पेन बढ़ेगा। तो जब भी ये बीमार होता है या बीमार नहीं भी होता है, तो ये हीपर सल्फ पेशेंट जब वो सोने जाता है तो पैर से लेकर गले के ऊपर तक चद्दर या कंबल ढककर सोता है, तब इसको आराम मिलता है। और ये हमें अक्सर देखने में आता है कि जब हीपर सल्फ को रेस्पिरेटरी ट्रबल डेवलप होता है तो उसे सर्दी, नज़ला, जुकाम की तकलीफ़ जब हीपर सल्फ पेशेंट को होती है, जब वो घर में गर्म माहौल में रहता है तो ठीक रहता है, और जैसे ही वो बाहर निकला ठंडी हवा लगी और उसको सर्दी लगी। अमूमन ये सोचता है कि जब व्यक्ति थोड़ी ठंडी हवा, खुली हवा में जाएगा तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका उल्टा है हीपर सल्फ में, कि जहाँ तक घर में है और वातावरण गर्म है वहाँ पर ठीक है, जैसे ही बाहर निकला इसका नाक चौकअप हो जाता है, और इस तरह का नज़ला है इसका। फिर हम थ्रोट की बात करें तो इसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े और पेनफुल होते हैं, और इसका एक ख़ास तरह का पेन होता है। ऐसे लगता है कि उसके गले में कोई कांटा अटक गया है या गले में फंस गया है। ये फीलिंग मछली खाने वालों को भी होती है। ये फीलिंग आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। ये फीलिंग आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है और नाइट्रिक एसिड में भी है। और ये पेन सिर्फ गले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पेन कान तक जाता है। जैसे ही कोई जमाई लेता है तो ये पेन थ्रोट से होते हुए कान तक चला जाता है, तो इसका थ्रोट का इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है। फिर इसके और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में अगर हम और लेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ब्रेंक्यूल्स तक चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, और इसे कुकर खांसी या काली खांसी हो जाती है। हीपर सल्फ इसकी यानी कुकर खांसी की बहुत अच्छी दवा है मित्रों। हीपर सल्फ की ज़रूरत सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति को ठंडी के मौसम में बाहर गया और उसे ठंड लग गई और उसे खांसी हो गई, तो वो एक्यूट फेज होता है, अर्थात ये एकोनाइट दवा का फेज होता है। घबराहट, बेचैनी, अचानक सारी प्रॉब्लम आ गई, ये एकोनाइट का अचानक से होने वाली चीज़ है एकोनाइट में। ये पहला फेज एकोनाइट का होता है। अब हमें इसे एकोनाइट दे दी, और एकोनाइट देने के बाद कुछ लक्षण ठीक हो गए और कुछ लक्षण रह गए। अब इस हीपर सल्फ का रोल आता है
वहाँ पर जो क्रूप होता है, कुकर खांसी में इसका रोल आता है। तो हिपरसल्फ का क्रूप कुकर खांसी अक्सर मध्य रात्रि के बाद बढ़ती है, आधी रात के बाद, जबकि एकोनाइट की कुकर खांसी मध्य रात्रि के पहले बढ़ती है। यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एकोनाइट की पहले, अर्धरात्रि से पहले, और हिपरसल्फ की अर्धरात्रि के बाद। और जब स्टेथोस्कोप से हिपरसल्फ पेशेंट का फेफड़ा चेक करेंगे तो घर 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 की घरघराहट की वाली आवाज़ आती है। ऐसे लगता है कि खांसेगा और अभी कफ निकल जाएगा फटाक से, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो लगता है कि लूज बलगम है, लेकिन वो निकलना उतना ही मुश्किल है हिपरसल्फ के लिए। तो बहुत खांसता है तो थोड़ा सा कफ निकलता है, इस तरह की कुकर खांसी होती है। इस प्रकार सेकंड स्टेज में काम आती है। मित्रों, ये अस्थमा, टीबी, लंग एब्सेस में भी काम आती है, लेकिन इसके सिम्टम्स मिलने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अब अस्थमा में भी, जब अस्थमा का अटैक सूखी ठंड में, ड्राई कोल्ड विंड में बढ़ता है, लेकिन बरसात में यानी नमी वाली ठंड यानी वेट कोल्ड विंड में इसकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। यानी ड्राई कोल्ड में हिपरसल्फ की अस्थमा की तकलीफ़ बढ़ती है, लेकिन वेट कोल्ड में इसकी तकलीफ़ घटती है। ये नेट्रम सल्फ से भी उल्टा है। नेट्रम सल्फ में नमी वाली ठंड में तकलीफ़ बढ़ती है। अब देखिए, हिपरसल्फ में तो ड्राई कोल्ड में तकलीफ़ बढ़ती है, नमी में आराम मिलता है, जबकि नमी वाली कोल्ड में नेट्रम सल्फ में तकलीफ़ बढ़ती है, जबकि ड्राई में घटती है। ये नेट्रम सल्फ की बात होगी। इस तरह का हिपरसल्फ में चेस्ट का इन्फेक्शन होता है। मित्रों, अब आते हैं इसके पेट पर। इसको खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मित्रों, हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है वही चीज़ हम खाना पसंद करेंगे। जैसे ग्लूकोज की कमी हो गई तो हम मीठा खाएंगे, लेकिन मित्रों यहाँ पर इसको खट्टी चीज़ों की इच्छा होती है और उसकी सारी बॉडी से खट्टी चीज़ें निकलती है। समझो जैसे उसे डायरिया हो गया तो उसमें खट्टी गंध रहेगी, उसको पसीने हैं तो खट्टी गंध रहेगी पसीने में। यानी बॉडी में एक्सेस एसिड खटाई रहती है, इसके बावजूद भी ये खट्टी चीज़ें खाना पसंद करता है। यदि हिपरसल्फ का कोई छोटा बच्चा आ जाए और उसके लूज मोशन, खट्टी गंध रहती है लूज मोशन में, तो जैसे मैक कार्ब व कैलकेरिया कार्ब में होती है, फिर उस बच्चे की बॉडी से पसीने में खट्टी गंध आती है। उस बच्चे को कितनी बार भी धो, नहलाओ, साबुन लगाओ, पाउडर लगाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खट्टी गंध वापस आ जाती है। तो इस प्रकार के शोर ओडोर वाले, इस प्रकार के खट्टी गंध वाले, शोर ओडोर वाले बेबी हिपरसल्फ के बेबी होते हैं। आप समझ जाओगे हिपरसल्फ का है। अब इसके बाद हम देखते हैं मित्रों, कहीं कहीं पर इसकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होती हैं। जैसे हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है उसका मल हार्ड तो नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है, फिर भी वो मल आसानी से नहीं निकलता है। ऐसा लगता है कि जो रेक्टम की मसल्स है या इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, उसकी जो क्रमांकन गति है आंतों की, ये सब डिस्टर्ब है, लूज हो गए, शिथिल हो गए ये। तो वो सॉफ्ट स्टूल के लिए भी उसको जोर लगाना पड़ता है। जैसे नक्स मोस्काटा या मोस्चाटा में एल्यूमिना में है, वैसे ही इसमें भी है। इवन सॉफ्ट स्टूल रहेगा तो भी उसे जोर लगाना पड़ रहा है। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट यदि जोर लगा रहा है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका हार्ड स्टूल होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सम रेयर मेडिसिन्स आर देयर इन होम्योपैथी जो सॉफ्ट स्टूल होने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। उसी में से एक हिपरसल्फ है। और दूसरा इसका ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। यहाँ भी मसल्स की जो टोनिसिटी होती है, उसकी तन्यता होती है, वो बहुत कम होती है। इसलिए इसको लगता है कि मुझे ज़ोर से यूरिन लगी है, लेकिन वो यूरिन करने जाता है
पर यूरिन में फ्लो नहीं होता, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वर्टिकली सीधे पाँव की सीध में गिर जाता है। देयर इज़ नो फोर्स। सामान्यतः व्यक्ति यदि पेशाब करता है तो थोड़ी दूर जाकर पेशाब गिरता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो फोर्स। हिपरसल्फ की मांसपेशियों में ताकत नहीं होती, इस तरह की टोनिसिटी होती है उसकी। अब इसकी मोडेलिटी देखते हैं मित्रों, तो इसकी एक ही मोडेलिटी है कि ड्राई कोल्ड विंड से एग्रेवेशन यानी तकलीफ बढ़ना, एवं मोस्ट यानी वेट विंड से एमेलियोरेशन यानी तकलीफ में सुधार। तकलीफ में सुधार। अगर हवा में नमी है तो हिपरसल्फ अच्छा महसूस करेगा, अगर हवा बहुत सूखी है तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। सूखा और ठंडा ये इससे बढ़ जाती है उसकी तकलीफ। टच से भी इसको तकलीफ होती है, नॉइज़ से भी इसको तकलीफ होती है। ये इसकी मॉडलिटी है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माइंड, हिपरसल्फ बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, तो हिपरसल्फ का पेशेंट वाकई में बहुत सेंसिटिव होता है मित्रों। और अब ये सेंसिटिव कहाँ होता है? अपनी फैमिली और बिजनेस को लेकर भी। फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं कोई बीमार है, किसी का कुछ गुम हो गया, या इसकी तरह और चीज़ें, ये सब कुछ कंसर्न इसको बहुत ज़्यादा होता है। इसको इन सब से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। इसका फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होता है। वो अकेले रहने में इनसिक्योरिटी महसूस करता है। यहाँ पर भी वो ग्रुप पसंद करता है, लेकिन किसका? अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने रिलेटिव्स का, दूसरों का ग्रुप नहीं। दोस्त इसके लिए कम मायने रखते हैं। ये खुद की हेल्थ का भी बहुत केयर करता है, खुद के फ्यूचर के बारे में भी बहुत केयर करता है, और उतनी ही केयर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स का केयर करता है। तो मित्रों, इन लोगों को लेकर ये बहुत कॉन्शियस होता है। तो ये तो इसकी अच्छाई थी मित्रों। अब इसमें बुराई ये है कि बड़ा उद्दंड होता है। बुराई में हम क्या देखेंगे? बहुत बड़ा उद्दंड होता है, बहुत जिद्दी होता है। हम एक बार घर की फैमिली का उदाहरण लेते हैं, हम एक घर की फैमिली का उदाहरण लेते हैं, जिसमें घर में जो आदमी सबसे बुजुर्ग होता है वो सारे घर को देखता है। आजकल एकल परिवार हो गए, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। तो वो घर में कुछ नियम बनाता था और सारे फैमिली मेम्बर्स उन नियमों का पालन करते थे। लेकिन हिपरसल्फ का पेशेंट किसी भी नियम को नहीं मानता। हिपरसल्फ किसी को भी अथॉरिटी को, किसी की भी अथॉरिटी को नहीं मानता। तब होता क्या है कि जो ऊपर बैठे हुए बुजुर्ग लोग हैं, ये देखते हैं कि ये सबसे पहला व्यक्ति है जो हर नियम तोड़ता है। तो उन लोगों से उसकी कंट्रोवर्सी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। तो बुजुर्ग लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ हिपरसल्फ पेशेंट के दिल में इस तरह की भावना हो जाती है कि मैं फैमिली के लिए इतना कर रहा हूँ, मेरा फैमिली के प्रति इतना डेडिकेशन है, और मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, मेरी इंसल्ट हो रही है। और मित्रों, यहाँ से ये बदलना शुरू होता है। ये भाव आए तब ये बदलना शुरू होता है। पहले यहाँ तक कि तो वो ठीक था, लेकिन ऐसी फेज आने पर वो बदलना शुरू हो जाता है। मित्रों, मैं ये सिचुएशन किस लिए बता रहा हूँ? मैं इसलिए सिचुएशन बता रहा हूँ कि यदि किसी के घर में आप हिपरसल्फ पेशेंट है तो बी अवेयर, जागरूक रहें, ये कंडीशन नहीं आने दें। फिर वो जिस परिवार को इतना चाह रहा है उसी के अगेंस्ट हो जाता है, वो रूड हो जाता है, रफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्श हो जाता है। यानी
वायलेंसी वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आने लगती हैं इसमें। गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। इस समय यह तर्कहीन हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को समझने के लिए तर्क चाहिए, चेतना चाहिए, वो इसमें कम हो जाती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है मेरे लिए, ये वो नहीं समझ पाता। और ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो सामान्यतः कई लोग क्राइम की तरफ डाइवर्ट होने के बाद उन्हें पछतावा होता है कि मैंने गलत किया। लेकिन इसको यानी हिपरसेल्फ को कोई भी पछतावा नहीं होता। देयर इज़ लैक ऑफ मोरल फीलिंग। जब मोरल फीलिंग, नैतिक एहसास कम हो जाएगी तो ये व्यक्ति एंटी सोशल, असामाजिक काम शुरू कर देता है। जब नैतिकता ही नहीं होगी, इसका एहसास, इसका गुस्सा, वायलेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो इतना हो जाता है कि वो हिंसा पर उतारू हो जाता है। समझिए कि सामान्यतः क्या होता है कि अगर मैंने किसी की बात को काट दिया तो व्यक्ति मुझसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी यानी हिपरसेल्फ की बात को किसी ने काट दिया या कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, विरोध कर दिया, तो ये नाराज़ नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो वायलेंस, हिंसा पर उतारू हो जाता है, मारने पीटने पर उतारू हो जाता है। और हो सकता है कि ऐसी अवस्था में वो हत्या, मर्डर भी कर दे और ये अपराध करने के बाद भी उसे पश्चाताप नहीं होता। ऐसी मेंटेलिटी होती है हिपरसेल्फ पेशेंट की। वो आराम से किसी को मार सकता है और आराम से सुसाइड भी कर सकता है। बहुत जल्दी ये दोनों अवस्थाओं में चला जाता है। इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग। आपकी कौन सी बात उसको लग जाए, किस बात को लेकर वो इंसल्ट फील करे, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए मित्रों। तो यदि हिपरसेल्फ पेशेंट से जब भी आप डील कर रहे हैं अपने क्लिनिक में या अपनी फैमिली में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना मित्रों। मेरा ये हिपरसेल्फ का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा मित्रों। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वालों, अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियोस फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि वो भी होम्योपैथी के अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और अपने आप को आरोग्य प्रदान कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।